इससे पहले वाली क्लास में हमने 1813 के आज्ञा पत्र के बारे में पढ़ा था और उसके 1813 का जो आज्ञा पत्र आया था उसके बाद जो विवाद खड़ा हुआ था, जिसे प्राच्य पाश्चात्य विवाद कहते हैं, वो हमने लास्ट लेक्चर में डिटेल में पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि उसमें 1813 का जो आज्ञा पत्र आया था, ये हर 20 वर्ष बाद उसमें संशोधन किया जाता है। ठीक है, तो अब ये जो प्राच्य पाश्चात्य विवाद था वो 20 वर्षों तक चलता रहा और उसके बाद फिर संशोधन का समय आ गया कि 1813 का आज्ञा पत्र आने का समय आ गया था। 1813 का जो चार्टर्ड एक्ट था उसके 20 वर्ष बाद 1833 का आज्ञा पत्र आया, जिसमें क्या था, सन 1813 में जारी किए गए आज्ञा पत्र पर ब्रिटिश कंपनी ने सही से कार्य नहीं किया था। अच्छा, 1813 का जो आज्ञा पत्र आया था उसमें फिजूल में कन्फ्यूजन क्रिएट किया गया और जो 1 लाख रुपए व्यय करने थे शिक्षा पर, वो सही तरीके से व्यय नहीं हुए या खर्च नहीं किए गए जिस काम के लिए वो अलॉट किए गए थे, और ये विवाद में ही सारा समय उन्होंने नष्ट कर दिया और ये पैसे कहाँ चले गए वो कुछ क्लियर हुआ ही नहीं। तो कंपनी ने जो 1830 का आज्ञा पत्र आया था उस पर काम सही से नहीं किया था। नियम के अनुसार 20 वर्ष बाद अर्थात 1833 में कंपनी के आज्ञा पत्र पर पुनः विचार करने का समय आ गया। मैंने पहले ही कहा था हर 20 वर्ष बाद आज्ञा पत्र आता था, तो 1813 के बाद 20 वर्ष हो गए और 1833 में फिर से यही हुआ कि आज्ञा पत्र आने वाला है। ब्रिटिशर्स को पता था इससे पहले वाले आज्ञा पत्र या फिर इससे पहले वाला जो 20 वर्ष था हमने अच्छा काम नहीं किया है, तो कुछ ना कुछ स्कीम्स निकालनी होगी भारतीयों के फेवर में या कुछ ना कुछ कार्य करना होगा जो कि भारतीयों के हित में हो, अदरवाइज प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है या दिक्कत हो सकती है। तो उन्होंने जो नया आज्ञा पत्र निकाला उसमें कुछ लुभावने कुछ ऑफर्स दिए गए भारतीयों को, सो दैट वो थोड़ा शांत हो। ये प्राच्य पाश्चात्य विवाद में काफ़ी समय बीत गया और काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई थी, जिसके बाद भारतीयों को शांत करना थोड़ा ज़रूरी था। तो जो ये 1833 का आज्ञा पत्र आया, इसमें कुछ नई चीज़ें जोड़ी गई और भारतीयों को शांत करने या खुश करने की कोशिश की। इस आज्ञा पत्र में ब्रिटिश संसद के निम्न प्रकार के संशोधन किए गए। अच्छा, इसमें क्या क्या चेंजेस लाए गए? पहले तो सभी मिशनरियों को प्रवेश की छूट दे दी गई। जो विश्लेषक थे या मिशनरीज थे, पहले जो थोड़ा बहुत उन पे रोकथाम लगाई जा रही थी वो बंद कर दी गई और सबको खुली छूट दे दी गई कि आइए आप अपना पढ़ाइए, भारत में आपको उसका छूट है। नेक्स्ट था हमारा शिक्षा अनुदान की राशि 1 लाख से बढ़ाकर 12 लाख रुपए कर दी गई थी। जो पहले सिर्फ 1 लाख थी उसका अमाउंट बढ़ा दिया गया सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा खर्च शिक्षा के विकास पे किया जा सके। थर्ड था किसी भी भारतीय को अपने धर्म, जन्म स्थान, वंश तथा वर्ण के आधार पर किसी भी पद स्थान की प्राप्त करने में ना रोका जाए। अच्छा, कोई भी पोस्ट हो उस पे आपको मतलब अपॉइंट कर लिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप पर्टिकुलर धर्म के हैं या जन्म स्थान से हैं या आपका वंश या वर्ण देखा जाएगा और उस आधार पे आपको सिर्फ कुछ ही पोस्ट दी जाएगी, सारी पोस्ट आपके लिए नहीं है क्योंकि आपका धर्म अलग है। ऐसा नहीं किया जाएगा, कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। इन जनरल ऐसा कहा गया, स्पेशली गवर्नमेंट की जो नौकरियां आती हैं उसमें कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। बंगाल प्रांत की सरकार का उत्तरदायित्व अन्य प्रांतों की सरकार पर होगा। जो बंगाल प्रांत उन्होंने जीत लिया था तो उसकी जो उत्तरदायित्व है बाकी सारे प्रांतों पर बांट दी गई थी, सो दैट उसे चलाना या फिर उस पर शासन करना थोड़ा सा आसान हो जाए।
और लास्ट हमारा था उसमें गवर्नर जनरल की कमेटी में एक कानूनी सदस्य और बढ़ा दिया जाए। इस पे बात हुई कि गवर्नर जनरल की जो कमेटी बनेगी उसमें एक और मेंबर होगा। अच्छा, ये सब चेंजेस उन्होंने कहा। पहले मिशनरियों को छूट दे दी गई, शिक्षा अनुदान की जो राशि थी 1 लाख रुपए वो बढ़ा दी गई, भारतीयों को आश्वासन दिया गया कि आपसे कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा और आपको सरकारी नौकरी पे अगर आप उसके कैपेबल हो या आपकी वो सारे जो उसके क्या बोलते हैं उसको अगर आप सारे क्वालिफ़िकेशन है आपके पास पद के लिए तो आपको वो पद मिल जाएगा। आप में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा कि आप भारतीय हो इसलिए आपको नहीं दिया जाएगा। दूसरा, बंगाल प्रांत का जो उत्तरदायित्व था बाकी प्रांतों पर बांट दिया गया। गवर्नर जनरल की कमेटी में एक और कानूनी सदस्य को नियुक्ति की जाएगी या बढ़ाया जाएगा, ये कहा गया 1833 के आज्ञा पत्र में। अच्छा, अब इसका प्रभाव क्या पड़ा, इसका असर क्या हुआ हमारे ऊपर या फिर भारतीयों के ऊपर। इस आज्ञा पत्र का भारतीय शिक्षा पर बहुत प्रभाव पड़ा। स्पेशली शिक्षा की बात की जाए तो इस पे बहुत प्रभाव पड़ा क्योंकि ऑफ कोर्स धनराशि बढ़ा दी गई थी तो बहुत सारे काम किए गए शिक्षा के ऊपर। सभी देशों के ईसाई मिशनरी भारत में आकर शिक्षण कार्य करने लगे तथा अनुदान राशि बढ़ाने से शैक्षिक कार्य में तेज़ी आ गई। शैक्षिक कार्य में तेज़ी आ गई। ऑफकोर्स पहले ही हमने देखा 1 लाख रुपए थे अलॉटेड और उसके बाद धनराशि बढ़ा दी गई, प्लस मिशनरियों को खुली छूट दे दी गई कि आप आइए भारत में और शिक्षा का जो शिक्षण का कार्य है आप कर सकते हैं। तो वो ढील देने की वजह से, राशि बढ़ाने की वजह से जो शिक्षण कार्य था उसमें तेज़ी आ गई थी। उच्च पदों व सरकारी नियुक्ति के आधार पर भारतीयों में अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करने की इच्छा बढ़ने लगी। अच्छा, अब इसमें एक पॉइंट दिया गया था कि आप में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा और आपको उच्च पद पे भी अगर आपका क्वालिफ़िकेशन सही है तो आपको नियुक्त किया जाएगा। ये जो स्टेटमेंट इन्होंने 1833 के आज्ञा पत्र में डाली, इसकी वजह से भारतीय बहुत उत्सुक हो गए या बहुत इंटरेस्ट उनका बढ़ गया कि नहीं, हमें अंग्रेज़ी सीखनी है, अंग्रेज़ी शिक्षा प्राप्त करनी है। क्यों? क्योंकि हमें उच्च पद मिलेंगे, सरकारी जो गवर्नमेंट ऑफिसेज है उसमें उच्च पद पर भी हमारी नियुक्ति हो सकती है अगर हम सही तरीके से, हमारा सही क्वालिफ़िकेशन हो, उसके अकॉर्डिंग, पद के अकॉर्डिंग अगर हमारा क्वालिफ़िकेशन होगा तो इसकी वजह से भारतीयों का जो रुचि थी शिक्षा के प्रति वो बढ़ गई थी। पहली बार गवर्नर जनरल की काउंसिल में कानूनी सदस्य का पद सुसज्जित किया गया। अच्छा, ये पहले नहीं था, 1833 के आज्ञा पत्र के बाद ही कहा गया कि गवर्नर जनरल की जो कमेटी होगी उसमें एक कानूनी पद या फिर कानूनी सदस्य को ऐड किया जाएगा, जिस पर लॉर्ड मैकाले की नियुक्ति की गई, जिस पर ये जो हमारा 1833 का आज्ञा पत्र था और इसमें कहा गया कि एक गवर्नर जनरल की कमेटी जो होगी उसमें एक पद कानूनी सदस्य का होगा और वो ऐड किया जाएगा। और आगे चल के उसी पद पे लॉर्ड मैकाले आए भारत में और जिन्होंने मतलब इससे पहले जो विवाद हुआ था उससे भी बड़ा विवाद खड़ा कर दिया था, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही।